Hi friends, my name is Neha. Please like, share and subscribe the channel. आई होप आप सबको पॉलिटी की ये वीडियोस समझ में आ रही होंगी अच्छे से। और अगर नहीं आ रहे, अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और आपको अगर इसके अलावा भी किसी चीज़ पे कुछ वीडियो चाहिए पॉलिटी के कोई किसी टॉपिक पे, आपको अभी ज़रूरी है, नेसेसरी है आपको, तो वो आपको इमीडिएट हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का बस यही है। मैं आपसे कुछ मतलब इतना थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि उद्देश्य मेरा बस यही है कि जितना मैं आपको बताती हूँ वो आपके दिमाग में अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ताकि आपको बाद में रटना ना पड़े। क्योंकि रटना, अब देखिए, मैंने खुद भी जब अपने से खुद ये जब पढ़ा था ये सब टॉपिक्स, तो मुझे इतने मुश्किल लगे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लगा कि ये क्या, अब ये मैं कैसे इसको समझूँ, मुझे मतलब। और जो लोग पढ़ाने वाले थे वो भी एक तरीके से बस एकदम रटाने का काम करते थे। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग को भी वही सब सहना पड़े, वो रट रट के ही सब काम चले। अगर रटना ही होता तो देखिए, रटने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रटा तो बहुत चीज लोग देते हैं, लेकिन वो समझ, वो एनालिसिस, वो सिंथेसिस, वो चीज़ होना ज़रूरी होता है। और मेरा उद्देश्य बस यही है इस वीडियो बनाने का, कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ताकि आपको बाद में इसको रटना ना पड़े। आपको ये चीज़ रहे। हाँ, ये मान सकती हूँ कि जो अनुच्छेद, ये नंबरिंग वगैरह होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन जो उसके अंदर चीज़ें वो तो कम से कम आपके पास रहे। वो चीज़ें तो कहीं ना जाए कि आपको ये नहीं कि लाइन लिखी हो समझ ही नहीं आ रही कि क्या है, क्या मतलब है उसका, क्यों है ये। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रत्यय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन हो गई है। ठीक, अब देखिए, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव 2019, 26 जनवरी 2019 की ये बात है, जब दादरा और नगर हवेली को दमन और दीव के दादरा और नगर हवेली में ही दमन और दीव का विलय कर दिया गया। मतलब अब दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये सब एक ही संघ शासित प्रदेश है, क्योंकि ये जो दादरा और नगर हवेली है अब यही रह गया है, इसमें दमन और दीव का विलय कर दिया गया है और राजधानी दमन हो गई है इनकी। ठीक, इसीलिए टोटल 9 हो रहे थे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो टोटल 9 हो गए थे हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ये दमन और दीव के दादरा और नगर हवेली में विलय के पश्चात फिर से वापस कितने हो गए? 8, एक, क्योंकि एक कम हो गया। तो भारत राज्यों का संघ है। अब मैं आपको आज थोड़ी बताती हूँ टेक्निक। राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब, अब देखिए, मैप के थ्रू देखने का प्रयास कीजिए। ये हमारा पूरा भारत देश है, ठीक है। ये राज्यों का संघ है। राज्यों का मतलब ये देख रहे हैं ना, अब ये सब, ये जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों को मिला के ये पूरा संघ बना है। संघ उस पूरे देश को कहा जाता है जी, जो राज्यों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो राज्य हैं, ये टोटल राज्य हैं और इनसे मिलकर पूरा भारत देश बना है, जो एक संघ है, ठीक। क्योंकि ये छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, इसलिए इसे संघ कहते हैं, राष्ट्र या संघ। तो यही है कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा मतलब ये अनुच्छेद 1 में कहा गया कि राज्यों का संघ होगा। राज्यों को मिलाकर एक पूरा राष्ट्र बनेगा, एक पूरा संघ बनेगा। इसमें दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 1 में ही कि राज्य और उनके राज्य से द्रव्य होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। आई थिंक, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। राज्य और उनके राज्य होंगे से द्रव्य होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। देखिए, उसको छोड़ दीजिए, वो शायद टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन देखिए, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र
जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है वही मैंने आपको बताया था ना अनुसूची वाले पार्ट में कि प्रथम अनुसूची में ही है कि भारत राज्यों का संघ है, तो यही इसमें भी दिया है। ठीक, तीसरा पॉइंट है इसका, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ठीक है, अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे मतलब जो जैसे अभी आपको शायद नहीं पता होगा, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश राज्य है, आपको बता दूं मैं कि जो बांग्लादेश है उसके कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे देश द्वारा ले लिए गए और हमारे देश का कुछ भाग उनको उतने ही पार्ट में दे दिया गया, जिस अनुपात में लिया गया उसी अनुपात में उनको दे दिया गया। तो वही भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, मतलब उसमें अर्जित हो सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि कोई राजा था, अपना राज्य क्षेत्र विस्तार करता जाता था, वो दूसरी जगह के राजा या दूसरे देश के राजा से युद्ध करके उसका क्षेत्र अपने में मिला लेता था। तो बिल्कुल वैसे ही समाविष्ट हो सकते हैं हमारे भारत में भी, मतलब लड़ के नहीं, और जो भी चीज़ें हैं जैसे आपको विलय वाला मैंने बताया था उसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये सब हमारे यहाँ समाविष्ट ही हुए थे। तो देखिए अगली अनुसूची में क्या है, अनुच्छेद 2 में है, भारत की संसद को विधि द्वारा बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में कि भारत की संसद को विधि द्वारा मतलब विधि का मतलब मैंने आपको बताया था कानून द्वारा, जो भारत की संसद है उसको कानून द्वारा ऐसे बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे बंधन या शर्तें जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई कि संसद को इतनी शक्ति है, ठीक है, कि वो कानून द्वारा अगर वो ठीक समझे, मतलब संसद को इतनी शक्ति है कि अगर यदि वह ठीक समझे तो कानून द्वारा नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, जैसे कि तेलंगाना बना था। ठीक, ये स्थापना ही तो थी। और अगर नए राज्यों का प्रवेश जैसे पाकिस्तान का कुछ, जैसे लाहौर हमारे देश में आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, आ गया मतलब सपोज मैं मानने के लिए कह रही हूँ, आया नहीं है। ठीक, तो उसके प्रवेश की संसद को शक्ति है, संसद के पास इतनी। ठीक, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 3 अनुच्छेद को ही आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, राज्यों का प्रवेश, ये राज्यों के विषय में कहा गया है, वरना आपने सुना होगा बहुत सारी जगहों के नाम बदले गए हैं। जैसे अभी जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला था उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। तो ऐसे ही नए राज्यों का निर्माण, ठीक, जो तेलंगाना का जैसे निर्माण हुआ। ठीक, देखिए अनुच्छेद 2 में मैं आपको बता दूं, जो आपको मैंने बताया अभी कि नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना, नए राज्य प्रवेश करेंगे तो अनुच्छेद 2 में होगा, और उनकी स्थापना, जो नए राज्य, अगर नई कोई ज़मीन हमारे यहाँ, जैसे हमारा ये घर है और हमारे घर में जो हमारे बगल वाले घर यानी कि हमारे पड़ोसी का भी ज़मीन मिला लिया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आ गया। ठीक, अब आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं अपना, जैसे ये मेरा घर है, इतना क्षेत्र है मेरे घर का, और इसी में मैं अगर एक और कमरा बना दी, ठीक, एक नई किसी चीज़ के लिए जगह मैंने निकाल दी, या फिर मैंने एक कमरा बना दिया, एक किचन बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो ये अनुच्छेद 3 में आएगा। ओके, तो अनुच्छेद 3 में यही है कि नए राज्यों का निर्माण, इसी में से नए राज्यों का निर्माण, यही इसी में से मैंने नया कमरा बनाया, इसने यानी कि नए राज्य का निर्माण कर दिया मैंने। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, क्षेत्रों में तेलंगाना का एक
क्षेत्र निर्धारित कर दिया कि इतने से इतने में तेलंगाना राज्य है, ठीक। और सीमाओं का निर्धारण कर दिया कि इतनी सीमा है, या नामों में परिवर्तन जो मैंने आपको बताया, ठीक, संसद विधि द्वारा कर सकती है। आगे देखिए, ये आप इससे क्लियर कर, मैंने आपको बता ही दिया, ये भारत राज्यों का एक संघ है। अब देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो की, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। भाग एक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। वर्तमान में 25 हो गए हैं। अब 25 भी कैसे हुए हैं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुच्छेद के बारे में, जब मैंने आपको बताया था कि 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, लेकिन बाद में बढ़ के, अगर आप अभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो शायद 465 या 500 या फिर उससे आगे बता सकते हैं कि टोटल अनुच्छेद इतने हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि वो 395 में के अंडर ही क ख ग घ करके उसको बढ़ाया गया, यानी कि वो गिनती में हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन है वो 395 तक ही। बिल्कुल ऐसे ही संविधान का जो भाग है, या फिर संविधान के जो भाग है उसमें भी 22 ही भाग है, क ख ग करके इसमें बढ़ाकर 25, अगर हम गिनती में करेंगे तो 25 हो जाएंगे, लेकिन टोटल हमारे मतलब नंबरिंग हमारी 22 तक ही है, ठीक है। अभी आप इसी वीडियो में आप करके देख लीजिएगा कितने हैं, ठीक। देखिए, भाग एक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग एक में कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा। ये जो मैंने आपको अभी अनुच्छेद भी बताए, ठीक, ये अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य है। फिर भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता, देखिए मैं आपको बता दूं, जो नागरिकता हमारा है यही ऐसा भाग है नागरिकता संबंधी जो यही मतलब बस यही नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा भाग है जो 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान पारित हुआ था उसी दिन लागू हो गया था। बाकी बहुत संपूर्ण संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ही इनिशियल या फिर आवश्यक थी वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो नागरिकता भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और ये अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य है। भाग 3 ये मौलिक अधिकार है भाग 3 में, और ये अनुच्छेद 12 से 35 में है, ठीक। मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया है, या और मैं आगे इसको विस्तार में आपको बताऊंगी भी कि मौलिक अधिकार वो मूल अधिकार होते हैं जो किसी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं उसके जीवन के लिए। फिर भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। देखिए, इसमें थोड़ी मात्राओं वगैरह की गलती हो गई है तो क्षमा करिएगा इसके लिए। नीति में जो त है उस पर छोटी की मात्रा लगेगी। भाग 4 में मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से आप पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़े, तो प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको बताया था ये किसी राष्ट्र को विकसित करने की ओर ले जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ये लागू नहीं है, केवल है हमारे संविधान में। मतलब ये इंसान किसी भी व्यक्ति विशेष को करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो करेगा ही या नहीं करेगा, ठीक। भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं, और ये भी इसके लिए भी कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कि मूल कर्तव्य नहीं किया तो नहीं किया, कर्तव्य में भी कोई बाध्यता नहीं है, बस कर्तव्य है।
इसके लिए लेकिन कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। नहीं भेज रहे। 11 क्या है 51 का, बच्चों को माता पिता का यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजेंगे। लेकिन नहीं भेज रहे तो नहीं भेज रहे, उसके लिए संविधान थोड़ी कोर्ट थोड़ी कोई जा सकता है कि अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। बस कर्तव्य रख दिया गया है, लेकिन होना चाहिए। जब मूल अधिकार के लिए संविधान में जाया जाता है तो मूल कर्तव्य के लिए भी होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र निर्माण के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 का में, ये टोटल 11 है, मूल संविधान में 10 थे। भाग 5 में संघ है। संघ मतलब पूरा मैं आपको बता ही चुकी हूँ संघ का अर्थ। ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। भाग 6 में राज्य है, और जो राज्य है ये अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के मध्य है। राज्य आपको पता ही है क्या होता है। 28 राज्य हमारे यहाँ, उन्हीं के बारे में विस्तार रूप से दिया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। पहली अनुसूची मैंने आपको बताई थी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो उसमें देखिए पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ मतलब भाग ख में कुछ राज्य रखे गए होंगे, उसके बारे में है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 238 था जो निरसित हो गया है, मतलब निकाल दिया गया है, अब ये नहीं है। ठीक, तो मतलब इसका अब कुछ मतलब भी नहीं रह गया है। जैसे कि संपत्ति के अधिकार को निकाल के विधिक अधिकार कर दिया गया, अनुच्छेद 31 में था वो, उसको निकाल दिया गया, तो वो अब वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर अब नहीं है, वो मिटा दिया गया एक तरीके से। तो वैसे ये भी अनुच्छेद 238 भी निरसित कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य है। भाग 9 में पंचायतें। ठीक, पंचायतें जो ग्रामीण स्तर पे आपने देखी होंगी, पंचायती व्यवस्था क्या होती है। किसी राज्य में ये त्रिस्तरीय, अधिकतर त्रिस्तरीय ही है बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, यहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था। हालांकि अशोक मेहता समिति भी आई थी जनता दल के समय 1977 में, उसने 2 स्तरीय बोला था, एक क्षेत्रीय स्तर और एक जिला स्तर, लेकिन वो मान्य नहीं हुई। अधिकतर राज्यों में बलवंत राय मेहता के अनुसार 3 स्तरीय माने हैं, जिला स्तर पर पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत और ग्रामीण या फिर जो गांव में जो पंचायतें आपने देखी होंगी वो। ठीक, तो ये भाग 9 में पंचायतें हैं जो अनुच्छेद 243 क से ड़ तक है। भाग 9 क, अब देख रहे हैं ना आप, ये 9 क 9 ख इन सबको मिला के 25 हैं। 25 पॉइंट तक नहीं है, गिनती में 25 है। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिकाएँ जैसे ग्रामीण स्तर पर पंचायतें होती हैं, वैसे ही शहरी स्तर पर नगर पालिकाएँ होती हैं। नगर पालिका होने की भी कुछ विशेषता होती है। कोई गांव भी नगर पालिका बन सकता है, उसके लिए कुछ उनको क्राइटेरिया डिसाइडेड रहता है कि इस क्राइटेरिया को अगर ये पार करेंगे तो ये भी नगर पालिका बन सकती है। ठीक, तो भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं जो अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 के मध्य हैं। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, जिसमें जो अनुच्छेद 243 यज से यन तक है। अभी सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं अमित शाह। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। अनुसूचित यानी कि आप भीमराव अंबेडकर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, उनके क्षेत्र, वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से होंगे जहाँ पर वही लोग रहेंगे या रह सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके लिए, ये अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 क के मध्य है।
भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, आपको मैंने बताया था। अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ थी, उसमें संबंध वगैरह सब आ जाते हैं, उनके क्षेत्र आ जाते हैं, उनका कहाँ तक उनकी शक्तियाँ जाती है, ये सब आ जाता था ना। तो ये भाग 11 में है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के मध्य है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। ये अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 क तक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया है 300 क के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और देखिए 300 क आ गया। अब देखिए इसमें ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। ये भाग 12 में है। ठीक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब जो भारत का जो पूरा राज्य क्षेत्र है, इसमें कहीं पर भी कोई भी इंसान जा सकता है, व्यापार कर सकता है, वाणिज्य और मतलब उस बिजनेस कर सकता है, समागम इधर उधर आ जा सकता है। इसके लिए विस्तार से बताया गया है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 के मध्य, भाग 13 में। अगला है भाग 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी के अंतर्गत IAS, IPS, PCS आदि सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत आती है, जो अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य है। फिर भाग 14 क ये अधिकरण है। ठीक है, भाग 14 का ये अनुच्छेद 323 क से 323 ख के मध्य है, भाग 14 क। ठीक। और भाग 15 ये निर्वाचन है, मतलब निर्वाचन कैसे होगा, किसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, कैसे प्रधानमंत्री का निर्वाचन होगा, इन सब के बारे में भाग 15 में दिया गया है। ये अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के मध्य है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए विशेष उपबंध किया गया है, तो इसके लिए अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के मध्य प्रावधान है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। ये अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य है। ठीक। राजभाषा के विषय में इसमें बताया गया है, कहाँ कि क्या राजभाषा में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध है। ये अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के मध्य है। 3 प्रकार के आपात बताए गए हैं इसमें, जिसमें से वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है। जब इस टॉपिक पे हम आएंगे, हम एक एक टॉपिक बहुत ही विस्तार से, या कहें मेन टॉपिक पूरा सम्मिलित करते हुए चलेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। भाग 19 में प्रकीर्ण है। ये अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 के मध्य है। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, और ये आर्टिकल 368 में है, केवल एक अनुच्छेद, जिसके द्वारा संविधान में कहीं पर अगर कोई कमी या फिर कुछ सुधार करने की ज़रूरत महसूस हो तो संशोधन किया जा सकता है, इसके संबंध में प्रावधान है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध इसमें दिया है। मतलब अस्थायी संक्रमणकालीन, जो जैसे अगर राष्ट्रपति हट जाए तो अस्थायी लोकसभा भंग हो जाए बीच में, तो ये अस्थायी हो गया। संक्रमणकालीन उस टाइम मतलब कैसे क्या होगा, इसके बारे में विशेष जो उपबंध है, ये आर्टिकल 369 से 392 के मध्य भाग 21 में दिया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में है। ये आर्टिकल 393 से 395 के मध्य दिया गया है। ओके, थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and comment in the comment section. Okay, bye.